नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से। खबर आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार से यह मांग की है कि सीबीएसई की परीक्षा क्यों न रद्द की जानी चाहिए। कई देशों ने बच्चों की परीक्षाएं रद्द की है। सीएम केजरीवाल सीबीएसई की परीक्षा रद्द करें, केंद्र सरकार से उन्होंने ये अपील की है। परीक्षा केंद्र बड़े हॉट स्पॉट बन सकते हैं। 45 साल के ऊपर के लोग वैक्सीन जरूर लगाएं। उन्होंने वैक्सीन लगाने की भी सलाह दी है। 45 साल के ऊपर बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के आप वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे और अपना यानी कि वैक्सीन लगवाएं। साथ ही केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की है कि दिल्ली के अंदर 6 लाख से ज्यादा बच्चे जो कि सीबीएसई बोर्ड में अपीयर होंगे परीक्षा के लिए, 1 लाख से ज्यादा उसमें शिक्षक जो परीक्षक होंगे और ऐसे में एक बड़ा हॉट स्पॉट बन सकता है परीक्षा केंद्र। इसलिए केंद्र सरकार से आग्रह है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए इन बच्चों के भविष्य को लेकर। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था। कई देशों ने जहाँ जहाँ सेकेंड वेव का प्रकोप आया है, कई देशों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कैंसिल किए जाएं। बच्चों की वहीं लखनऊ से खबर है जहां पे कोरोना को लेकर धर्म गुरुओं के साथ संवाद करेंगे सीएम योगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्म गुरुओं के साथ चर्चा होगी। कोरोना को लेकर धर्म गुरुओं के साथ चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि धर्म गुरु बताएंगे वो कोरोना को रोकने में कैसे मदद कर सकते हैं। वैक्सीनेशन पर फैले भ्रम को दूर करने में भी मदद करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने धर्म गुरुओं के साथ चर्चा करने के लिए अपना समय तय कर रहे हैं कि सभी धर्मगुरुओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जाए और कोरोना के बढ़ते रोकथाम को लेकर इसमें वो क्या मदद कर सकते हैं उनसे राय ली जाएगी। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से गलत प्रचार लोग कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, ऐसे में इस दुष्प्रचार को खत्म करके लोगों में किस तरह से जागरूकता फैलाया जाए वैक्सीन को लेकर, इस पर भी राय मांगी जाएगी। तो धर्मगुरुओं के साथ सीएम योगी की आज बैठक होने जा रही है। कोरोना को लेकर धर्मगुरुओं के साथ चर्चा होगी। कोरोना के रोकथाम को लेकर आपको बता दें कि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है और जैसे कि पहले से उत्तर प्रदेश में ये पाबंदियां लगाई गई है कि 5 आदमी से ज़्यादा आप इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी भी धर्म हो या फिर नवरात्र हो या रमज़ान। और इन बिंदुओं पर आज धर्मगुरुओं से चर्चा होगी। और एस के वाजपेयी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। एस के वाजपेयी, पहले से मुख्यमंत्री ये बात कह रहे थे रमजान और नवरात्र को लेकर जो भीड़ होती है, मेले का जो आयोजन किया जाता है या फिर दुर्गा पंडालों में जो भीड़ होती है, उन सब पर रोक लगाई गई है, यानी कि 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोरोना के रोकथाम को कैसे कोरोना को रोका जाए, प्रचार प्रसार जो जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर हुआ है दुष्प्रचार, उसे कैसे खत्म किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर आज बातचीत होनी है। कितने बजे का समय मुकर्रर किया गया है और कौन कौन से धर्मगुरु शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें पहले दिन उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं के साथ में बातचीत की थी और उनसे चर्चा के दौरान उनके सुझाव भी लिए थे और वो अपनी पार्टी के लोगों से कहें
कि वो सरकार का सहयोग करें। जिस तरीके से कोरोना महामारी प्रदेश और देश में फैल रही है, तो सभी को एकजुट होकर इसका सामना करना चाहिए। जिसके बाद दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापौर और पार्षदों के साथ में संवाद किया था। आज तीसरा दिन है जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के धर्मगुरुओं के साथ बात करेंगे। इसमें सभी धर्म के धर्मगुरु शामिल होंगे और कहीं ना कहीं उद्देश्य ये होगा कि धर्मगुरुओं के माध्यम से एक अपील कराई जाए कि लोग इस बात को समझें और माने कि जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करना है। और कहीं ना कहीं जो मंदिरों को लेकर, धर्म स्थलों को लेकर जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिसमें 5 से अधिक व्यक्ति अंदर नहीं जा सकते हैं और 5 व्यक्तियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क साथ में बाकी जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करना होगा। तो कहीं ना कहीं आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मगुरुओं के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें लखनऊ से शिया धर्मगुरु, सुन्नी धर्मगुरु जुड़ेंगे। वहीं साथ ही साथ में पूरे प्रदेश भर के, जिसमें अयोध्या, वाराणसी और साथ ही साथ में इलाहाबाद जैसे शहरों से, जो कि धर्म नगरी हैं, वहां से भी विभिन्न जो है संत और महात्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनसे अपील भी करेंगे कि वो अपने लोगों को एक निर्देश जारी करें, अपील करें लोगों से कि कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करें और कोरोना को रोकने के लिए अपना सहयोग दे। जो सरकार दिशा निर्देश जारी कर रही है उसको फॉलो करें, ताकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को रोका था, तो दूसरी वेव को भी रोका जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कोरोना को लेकर डीएम अभिषेक प्रकाश ने जारी किए हैं निर्देश। आपको बता दें कि निजी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। मेडिकल कर्मियों को छुट्टी लेने से पहले लेनी होगी अनुमति। कोविड की ड्यूटी के दौरान छुट्टी लेने वाले मेडिकल कर्मियों को अनुमति लेनी होगी। लखनऊ के डीएम ने ये निर्देश जारी किए हैं। कोविड में ड्यूटी न करने की वजह से कुछ मेडिकल कर्मी ले रहे थे छुट्टी, बिना अनुमति के छुट्टी लेने पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीएम ने सख्ती से कहा है, डॉक्टर और पैरामेडिकल को नौकरी छोड़ने के लिए भी बताना होगा कारण। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कारण की समीक्षा करेंगे। खबर लखनऊ से, जहां विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कुलपति को लिखा है पत्र लिखकर विश्वविद्यालय में एलयू को बंद करने का आग्रह किया है। बढ़ते कोरोना को लेकर एलयू को बंद करने की मांग की गई है। स्थिति नियंत्रण में आने तक बंद करने का निवेदन किया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था को आगे भी जारी रखने की मांग की गई है। तो कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में हर जगहों पर चिंताजनक स्थिति बनते जा रही है और ऐसे में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी जगहों पर अब यही डिमांड है कि क्यों न पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, तब तक जब तक कोरोना को पूरी तरीके से कंट्रोल न कर लिया जाए। हॉस्पिटलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। पूरे देश भर की अगर बात कर ली जाए तो लाखों के तादाद में 24 घंटे के भीतर कोरोना मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, सभी को कोविड अस्पताल के तौर पर, यानी कि कोविड मरीजों के लिए सुरक्षित किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि खुद ही आपको सावधान रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा। सुरक्षित रहने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये बहुत ही जरूरी है। खबर कानपुर से, जहां पर डीएम, नोडल अधिकारी और सीएमओ का औचक निरीक्षण किया गया। गोविंद नगर के जागेश्वर और रेजेंसी अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। आरटीपीसीआर जांच और वैक्सीनेशन का जायजा लिया। मरीजों के अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में अस्पतालों को भी हिदायत दी गई है। तो डीएम और सीएमओ ने अस्पतालों का निरीक्षण किया है। डीएम, नोडल अधिकारी और सीएमओ का औचक निरीक्षण देखने को मिला कानपुर के अस्पतालों में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल इस वक्त कोविड को लेकर जिस तरीके से लगातार जानकारी मिल रही है और कोविड को लेकर जिस तरह से कार्य चल रहे हैं, वो कार्य सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, इस बात को लेकर डीएम, सीएमओ और नोडल अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया है। गोविंद नगर के जागेश्वर और रेजेंसी अस्पताल का निरीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश के जितने भी निजी अस्पताल हैं, सभी जगहों पर कोरोना मरीजों को भर्ती कराया गया है। आज हम अपने नोडल ऑफिसर के साथ रेजेंसी में आए थे। अनिल झिंगरा साहब हैं, आईएएस ऑफिसर, इनको शासन ने हमारा नोडल ऑफिसर बनाया है। आज हम यहाँ देखने आए थे, यहाँ 63 आईसीयू बेड्स हैं और 12 आइसोलेशन बेड्स हैं और अभी लगभग 40 पेशेंट एडमिट हैं। हमने डॉक्टर से भी बात की हमने और नोडल ऑफिसर साहब ने, और पेशेंट से भी बात की 1-2 रैंडम।
तो लोग यहाँ संतुष्ट थे अभी, और अभी जो कार्रवाई चल रही है उससे ठीक चल रहा है। इनको ये भी हिदायत दे दी गई है कि भविष्य में भी कोई ओवरचार्ज। और सूरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज पांडे, कानपुर की भी स्थिति काफी खराब है। डीएम ने खुद ही कमान संभाली हुई है, नोडल अधिकारी के साथ गए थे निरीक्षण करने के लिए, क्या कुछ देखा गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर के गोविंद नगर में स्थित रीजेंसी हॉस्पिटल और जागेश्वर हॉस्पिटल का जिला अधिकारी आलोक तिवारी ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। सबसे बड़ी चीज ये रही कि जिला अधिकारी ने सबसे पहले अस्पताल के कार्यालय में जाकर वहां का रजिस्टर चेक किया। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अस्पताल में 40 मरीज भर्ती हैं और सभी का उपचार चल रहा है। उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि अस्पताल में कोरोना के जो भी मरीज आए उनको तत्काल भर्ती किया जाए और उनके इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया मीडिया से बात करते हुए कि शहर में अस्पतालों की पूरी तरीके से व्यवस्था है और जो भी अस्पतालों की बढ़ाने की संख्या, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को भी सीएम के योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना का इलाज कराया जाएगा, उसके लिए भी समीक्षा की जा रही है और जल्द से जल्द इस पर बैठक करके कोरोना के जो अस्पताल है उनको बढ़ाया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अमरोहा की अगर बात कर ली जाए तो वहां भी विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए की गई अभियान की शुरुआत डीएम उमेश मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। अमरोहा नगर पालिका ने चलाया है सैनिटाइजेशन अभियान और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे शहर को, यानी अमरोहा के पूरे शहर को किस तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर इस गाड़ी को रवाना किया है। नगर पालिका की ओर से सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की गई है और आज से इसकी शुरुआत हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, यानी कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लगातार युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से निर्देश दिए और उनके कर्मचारी पदाधिकारी सब जिस तरीके से लगे हुए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आज कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पूरे अमरोहा शहर को, चूँकि आज बंदी का दिन है, एक साथ सैनिटाइज करा करके ये प्रयास किया जाएगा कि संक्रमण को कम से कम हो। सर क्या अपील करना चाहिए, कुछ अपील करेंगे? नहीं, मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन का यूज़ करें, भीड़ भाड़ से दूर रहें और कोरोना को कंट्रोल करने में मदद करें। तो अमरोहा में लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज से नगर पालिका की ओर से एक अभियान के तहत पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए ये अभियान चलाया गया है और डीएम खुद मौजूद होकर हरी झंडी दिखाकर और उसके बाद ये इस अभियान की शुरुआत की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है और व्यापक स्तर पर घूम कर पूरे शहर में साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको भी सुरक्षित रहना है तो आप लगातार अपने हाथ को धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें, कहीं भी बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं और सबसे जो ज़्यादा कारगर है वो ये कि मास्क लगाएं। अगर आपको कोरोना से बचना है तो संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार अभियान की शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश के हर जिलों में। लेकिन अमरोहा की बात कर लीजिए तो अमरोहा की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से अमरोहा में सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत हुई है। व्यापक स्तर पर नगर पालिका की तरफ से इस अभियान की शुरुआत की गई है। मौके पर जिले के तमाम आला अफसर मौजूद है, खासकर डीएम भी उपस्थित रहे और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। और प्रभजीत सिंह जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रभजीत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये मुहिम चलाई जा रही है सैनिटाइजेशन को लेकर। आज से इसकी शुरुआत हुई है। अमरोहा पूरे जिले को किया जाएगा या सिर्फ शहर को? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज जो है अमरोहा नगर पालिका की तरफ से जो है पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जो है सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया है शहर में
पूरे तरीके से जो है सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया है। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर जो है गाड़ियों को रवाना किया था। वहीं जो है कहीं ना कहीं जो लगातार कोरोना संक्रमित लोग वो पड़ रहे हैं, उन्हीं को लेकर जो है सैनिटाइजिंग जो है किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर लखनऊ से, जहां पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 की घोषणा, यूपी को ई पुरस्कार में मिला प्रथम स्थान, यानी कि घोषणा हो गई है, यूपी को प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रथम स्थान दिया गया है। योजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए पुरस्कार मिला है। पंचायती राज मंत्रालय ने यूपी को किया है सम्मानित। तो आपको बता दें कि योजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने यूपी को सम्मानित किया है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 की घोषणा हो गई है और यूपी को ई पुरस्कार में प्रथम स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रथम स्थान दिया गया है। योजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने यूपी को सम्मानित किया है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो गई है और इसी क्रम में सिद्धार्थनगर जिले के सभी 14 ब्लॉकों में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। वहीं कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 13 और 15 अप्रैल को प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। सिद्धार्थनगर जिले में कुल 1136 ग्राम पंचायतों के प्रधान, 1116 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 45 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। सभी ब्लॉकों में नामांकन को लेकर विधिवत व्यवस्था की गई है। साथ ही इन सभी केंद्रों की निगरानी और व्यवस्थाओं का जायजा खुद जिलाधिकारी दीपक मीणा और पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी केंद्रों पर जाकर ले रहे हैं, जिससे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। देखिए, जैसा आप अवगत है कि 13 और 15 तारीख को 2 दिन यहाँ पे नॉमिनेशन है तीसरे चरण के चुनाव का, और सभी जगह मैं और कप्तान साहब द्वारा और सभी भ्रमणशील एसडीएम्स और सीओज भी सभी जगह पे भ्रमणशील हैं और 14 ब्लॉक में नॉमिनेशंस हो रहे हैं और कलेक्ट्रेट में जो आपके हैं वहाँ पे ज़िला पंचायत सदस्यों के नॉमिनेशंस हो रहे हैं। सुबह से अभी तक कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी समस्या नहीं आई है। लोगों को भी ये बोला गया है कि सभी नामांकन जो कर रहे हैं उन्हें फैसिलिटेट करें, छोटी मोटी त्रुटियां या कमियां उनको बताएं, उनको अवगत करवाएं कि सही समय अपनी सही करवा के सही तरीके से नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकें। तो और हर जगह पे व्यवस्था अच्छी है, पुलिस की, प्रशासन की, सब जगह लोग हैं। कहीं पे थोड़ी बहुत अगर भीड़ है, क्योंकि 2 दिन नॉमिनेशन है तो थोड़ी बहुत भीड़ है, पर उस हिसाब से सभी बैरिकेडिंग और सभी जगह व्यवस्था दुरुस्त की गई है। और इसी के बाद फिर आपके 2 दिन आपके स्क्रूटनी और उसके बाद नाम वापसी और सिंबल अलॉटमेंट होगा। तो अभी तक सभी सुचारू रूप से संपन्न है और कोशिश यही है कि आगे भी इसी तरीके से संपन्न करें। नामांकन के समय में पर्याप्त मात्रा में पुलिस की व्यवस्था की गई है और सभी जगहों पर बैरिकेटिंग भी की गई है। पहले से उसको सब चेक किया गया है। कोविड-19 को देखते हुए भी पर्याप्त मात्रा में जो है एक अपेक्षित दूरी बना करके मास्क और ग्लव्स वगैरह के साथ सारी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो नामांकन को लेकर विधिवत व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि डीएम दीपक मीणा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, यानी कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी प्रत्याशियों को सख्त हिदायत दी गई है कि जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के अनुसार ही अपना अपना नामांकन दाखिल करवाएं। वहीं हमीरपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। नामांकन के पहले दिन कलेक्ट्रेट में कोविड-19 के नियमों का पालन कराए जाने को लेकर व्यवस्थाएं की गई। कलेक्ट्रेट के अंदर आने वाले प्रत्याशी और समर्थकों को मास्क साथ ही सोशल डिस्टेंस की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। सुरक्षा को देखते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हमीरपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर 13 और 15 तारीख को नामांकन पत्र भरे जाने हैं, जिसे लेकर आज सुबह से ही प्रत्याशियों का कलेक्ट्रेट पहुंचना शुरू हो गया है। जिले में प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 64 काउंटर बनाए गए हैं, तो वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए 4 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें 17 वार्ड आते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन ने चुनाव कराने की पहले ही पूरी तैयारियां कर ली है। प्रशासन नामांकन काउंटरों में कोविड-19 के नियमों का पालन कराए जाने को लेकर सख्ती बरतती जा रही है।
ये प्रधान का और ग्राम पंचायत सदस्य का 64 काउंटर लगाए गए हैं। 64 ARO बैठ रहे हैं विकास खंड स्तर पर, और सदस्य जिला पंचायत के लिए 37 काउंटर हैं, 37 ARO लगे हुए हैं। ये भी विकास खंड पर बैठकर नामांकन ले रहे हैं। आज नामांकन का पहला दिन है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 4 काउंटर बनाए गए हैं। इसमें 17 वार्ड है, तो आज यहाँ जिला पंचायत का नामांकन यहीं मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर हो रहा है। तो इसमें 4 खबर कानपुर से, जहां पर फोम गोदाम के बाहर टट्टर में लगी है आग। आपको बता दें कि घरेलू छोटा सिलेंडर फटने से यह भीषण आग लगी है। गोदाम के बाहर टट्टर लगाकर बना रहा था किचन, यानी कि खाना। गोदाम के अंदर आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं है। रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रहा था ये गोदाम। कानपुर की तस्वीर है जहां पर छोटा सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। वह देहरादून में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने अपने कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच रहने में कार्यालय से आसानी होगी। देवस्थानम बोर्ड वाले मामले में उन्होंने कहा कि 45-46 मंदिर पहले ही शामिल थे। गैरसैंण कमिश्नरी के मुद्दे पर त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने फैसला स्थगित किया है, रद्द नहीं किया है। कार्यकर्ताओं से संवाद, जनता से संवाद, ये बना रहना चाहिए। अभी तक जो सरकारी कार्यालय था, फिर घर पर मेरा, जब मैं मंत्री था तो घर पर ही से ही मैं कार्यालय संचालित करता था, और अब जितना जनसंपर्क बढ़ा है उस दृष्टि से लगा कि भाई कोई और उपयुक्त स्थान होना चाहिए। तो आज ये नया कार्यालय की शुरुआत की है। जनता की सेवा करना अपना मकसद है और वो सेवा हम करते रहेंगे। इसी मकसद से ये कार्यालय आज। लेकिन इस एक महीने में आपके किए हुए बड़े फैसले बदले गए, उनकी काफ़ी चर्चा है, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जितना हल्ला है उतना कोई बदलाव नहीं है। हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं, तो अगर उनमें हल्का फुल्का बदलाव होता है और वो जनहित में होता है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन सर, गैरसैंण का बड़ा ऐतिहासिक था, आपने सदन में महत्वाकांक्षी तौर पर उसको बदला नहीं गया है, स्थगित किया गया है। और मैं समझता हूं कि गैरसैंण का जो निर्णय था कमिश्नरी का, मैं आज भी कहता हूं कि वो निर्णय आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होता है। हमने कहा कि गैरसैंण ये गढ़वाल कुमाऊं का संगम है, एक प्रयाग, नया प्रयाग विकसित होता, उस विजन के साथ उसको वहाँ पर कमिश्नरी बनाई गई। तीरथ सिंह रावत जी का सीएम बने, 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसकी आकलन हो रहा है अलग अलग स्तर पर। आप किस तरह से देखते हैं इस कार्यकाल? 1 महीने का समय बहुत कम होता है, और अचानक जिस तरह से कुंभ जैसा लोड पड़ा है, कोरोना का प्रभाव भी बढ़ा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अपेक्षाएं 1 महीने में हम किसी से करें तो उचित नहीं है। कम से कम 3-4 महीने में कुछ जो विजन होता है वो सामने आता है, तो एक विजन के साथ वो काम करें, ऐसे मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। कार्यकर्ताओं से संवाद, जनता से संवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।